बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से एट मॉर्निंग एट होम जुम्मा मुबारक। एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती मॉर्निंग के साथ जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर है। आई होप कि आज जुम्मा है तो जब आप दुआ करेंगे तो वही बात जो मैं हर जुम्मे कहती हूँ कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखना है। आप तो हमेशा हमारी दुआओं का, दिल की धड़कनों का, हमारी हर पॉजिटिव सोच का हिस्सा रहते ही हैं, क्योंकि आप व्यूअर्स की वजह से ही तो हमारा शो जो है वो हिट होता है या पॉपुलर होता है। और आपके मशवरे और आपकी एडवाइस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। और आज का हमारा टॉपिक भी हेल्प करना है। व्यूअर्स, किसी के काम आना एक बहुत ही खूबसूरत अमल है। बहुत से लोग रियलाइज़ नहीं करते कि कभी कभी हमारी किसी छोटी सी हेल्प, किसी छोटी सी सपोर्ट से किसी की ज़िंदगी में कितना मेजर डिफरेंस पड़ जाता है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से बात की कि भाई बहनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है। क्यों बहनों पे क्यों मैंने बात की? क्योंकि बहनें बहुत हेल्पफुल होती हैं, आउट ऑफ द वे जाती हैं। भाई बहन एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हर इंसान दूसरे के लिए हेल्पफुल होने की कोशिश करे, मदद करने की कोशिश करे, तो कितनी प्यारी बात है। मैं कुछ दिन पहले किसी को ये समझा रही थी, मेरी एक दोस्त है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे ना बैंक में लगी, तो उसने मुझे कहा कि जुगन मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मैंने कहा ये तो तुम अपनी बात कर रही हो, मुझे ये बताओ दूसरों के लिए क्या करोगी। चुप हो गई। मैंने कहा देखो, अल्लाह ताला जब इज़्ज़त से नवाजता है, आपको एक सर्टन पोस्ट पे लेके आता है, तो आप उस पोस्ट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने आप को मैक्सिमम बेनिफिट्स दें, या आप उस पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों के लिए अच्छे काम करने के लिए, और ऑब्वियसली अच्छे जायज़ काम करने के लिए। ये नहीं कि आप लोगों की नाजायज़ डिमांड्स और स्टूपिड चीज़ें जो हैं वो पूरी कर रहे हो, जिसमें आपके लिए भी प्रॉब्लम बने और फिर वो आप अंडर इंक्वायरी आ जाए। लेकिन अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील करना, लोगों की हेल्प करना, उनकी सपोर्ट करना, ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। और देखें, क्या काम आप अपने लिए करवाएंगे जो रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा जब आप अच्छे और पॉजिटिव कामों की तरफ अपना रुझान करेंगे। व्यूअर्स, अक्सर मॉर्निंग शो पे कहती हूँ कि भाई दूसरों की मदद करें, अगर दूसरों के काम नहीं आ सकते तो कम से कम उनको तकलीफ ना पहुँचाएं। आजकल सोसाइटी में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि एक दूसरे के काम आने के बजाय लोगों का एक ही गोल होता है कि किसी न किसी तरह अगले का बेड़ा गर्क कर दें। व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत छोटी है और जान हम सब ने अपने रब को देनी है, और जाना भी हर इंसान ने अपनी अपनी कब्र में है। अगर हम इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली याद रखें और हर दिन ऐसे गुजारें कि ये हमारा दुनिया पे में आखिरी दिन है, जितने अच्छे काम कर सकते हैं, जितनी नेकियां कर सकते हैं, जितनी लोगों की दुआएं समेट सकते हैं, वो करें। व्यूअर्स, सीरियसली ये दुनिया एक पॉजिटिव जगह बन जाएगी। हम अपने आप से, मैं से नहीं निकल पाते जब आप हम के लेवल पे सोचेंगे। जैसे कि अगर आपके हमसाए हैं, टफ़ स्पॉट से गुजर रहे हैं, आपको पता है कि वो टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, आप उन्हें ऑफ़र करें कि जी हम आपके बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया करेंगे, हमने भी उसी तरफ जाना होता है। अच्छा, घर में खाना बनाए, एक्स्ट्रा बना हुआ है थोड़ा सा, या एक्स्ट्रा बना लें, थोड़ा सा भेज दें कि भाई आज हमने कोरमा बनाया था, हमने सोचा हम आपको भी भेज दें। जिस तरह एक नॉर्मल आम चीज़ होती थी पहले। मुझे याद है गली मोहल्लों में जो भी स्ट्रीट में लोग होते थे, कोई बड़ी मज़े की चीज़, पाए बनते थे, निहारियाँ बनती थी, इस तरह की कोई चीज़, बिरयानी बनती थी, तो हर किसी के घर में ज़रूर भिजवाया जाता था, एक लाड में, एक प्यार में। अब तो सिर्फ अगर कोई मौका हो, जैसे ईद मिलाद नबी हो या कोई ऐसा मौका आए, तो लोग उस पर सिर्फ देग शेक का इंतज़ाम कर लेते हैं, घर में चीज़ें बना के इतने इतने से चावल किसी के घर भेज देते हैं। व्यूअर्स, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ऑफकोर्स ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हम अपनी रूटीन बना लें। देखें, जहाँ 6 बोटियाँ डल रही हैं वहाँ पे 8 बोटियाँ डाल के 2 बोटियों का सालन किसी के घर दे आए, रोटियाँ साथ दें। व्यूअर्स, लोगों के ऐसे भी हालात हैं कि एक सूखी रोटी बनाने के लिए उनके पास आटा नहीं है, वो तवा नहीं खरीद सकते कि तवा इतना महंगा है। तो व्यूअर्स, जो लोग 1500, 2000, 3000 रुपए का भी खर्चा इस वक्त नहीं कर सकते, उन लोगों का कौन ख्याल रखेगा? देखिए, अल्लाह ताला इंसानों को ही वसीला बनाता है कि वो आगे बढ़ के कोई पॉजिटिव चीज़ करें, कुछ अच्छा करें। देखिए, जुम्मे का दिन है, आज के दिन से ही ये डिसीजन ले लें। ये नहीं कि मैं कल से या अगले हफ्ते से या मंडे से या नेक्स्ट वीक से कुछ करूँगी। आज ही फैसला कर लें कि कम से कम आपके दरवाजे पे जो बंदा आए उसको खाना खिला दें, उसको पानी पिला दें। अगर आपके इर्द गिर्द लोग प्रॉब्लम में हैं, और स्पेशली आपके भाई बहन, पेरेंट्स, कोई भी किसी टफ स्पॉट से गुजर रहा है, उन सबको अकोमोडेट करें। जब आप ये काम करेंगे ना व्यूअर्स, एक तो आपको दुआएं भी बहुत मिलेंगी, उसके साथ साथ आपकी ऐसी ऐसी मुश्किलें जो हैं वो टल जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। और व्यूअर्स,
आई स्वेयर टू यू, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने ये फैसला किया कि भाई अपनी ज़ात को तो चलो ऑब्वियसली किसी ना किसी लेवल पे कुछ पहुँचाना है, लेकिन उसके साथ साथ जितने लोगों के काम आ सकती हूँ आ जाऊँ। देखिए व्यूअर, सिंपल सी बात है, आपको किसी मेकअप आर्टिस्ट, जैसे मेरे फील्ड में किसी मेकअप आर्टिस्ट का पता है वो टफ टाइम से गुजरे, उनको रेकमेंड कर दिया कहीं पे, किसी ने पूछा कि जी किसी मेकअप आर्टिस्ट का किसी को पता है जो हमारे साथ पर्सनली काम करे, आप उनको रेकमेंड कर दें। कोई शेफ़ हैं, उनकी केटरिंग का बिजनेस है, आप उनको रेकमेंड कर दें कि भाई इनसे आप केटरिंग करवा लें। देखिए लोगों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे सकते या कोई और चीज़ नहीं कर सकते तो मौके और चीज़ें तो क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपनी रोज़ी रोटी, अपनी इनकम, अपने हालात को बेहतर कर लें। किसी का बच्चा बीमार है, आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, आप उनको कनेक्ट कर दें उनसे। छोटी छोटी चीज़ें होती है व्यूअर्स, छोटी छोटी चीज़ें होती है, कोई इतना कोई बड़ा पहाड़ या अंबार नहीं होता चीज़ों का जो आपको करना पड़ता है। स्मॉल थिंग्स जिनसे मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये आज आपसे मैंने व्यूअर्स रिक्वेस्ट करनी थी। हमसाए हो गए, जानने वाले हो गए, कोई हो गया, किसी को नहीं भी जानते, किसी को रोड क्रॉस करा दे, किसी को कोई रोड के साइड पे बैठा हुआ है, उसको परेशान लग रहा है, उससे जाके पूछ लें जी खैर है। किसी को रोते हुए देखें, अक्सर ऐसा होता है, इंसान अस्पताल जाता है और मतलब आप देख रहे होते हैं कि कुछ लोग बहुत अपसेट बैठे होते हैं, या कोई अकेली खातून या मर्द जो है वो बैठ के रो रहा होता है, भाई 2 मिनट उससे जाके बात ही कर लें, जी खैर है, आपको किसी हेल्प की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, बता दें। क्या पता कि 2000 की दवाई लेने के उनके पास पैसे ना हो और आप उस केस में उनकी हेल्प कर दें। सो व्यूअर्स, बहुत से तरीके हैं मदद करने के, और कुछ नहीं कर सकते तो व्यूअर्स मुस्कुरा दें, मुस्कुरा दें। जब लोग आपके पास से गुजरे तो बुलंद आवाज़ में सलाम करें और मुस्कुरा दें। इतना तो हम कर सकते हैं ना। अपने आप से जब हम निकलेंगे ना तो तभी हमें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या मामलात और वाक़यात चलते हैं और किस तरीके से उनको हमें हैंडल करना चाहिए। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। और अब रॉयल की वॉशिंग मशीन का क्वेश्चन ऑफ द डे जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्वेश्चन ऑफ द वीक, तो ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि यही क्वेश्चन जो है हम मंडे को भी और ट्यूसडे को भी कंटिन्यू करेंगे, और ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन, हम अनाउंस करेंगे विनर का नाम रॉयल की वॉशिंग मशीन का। सो रॉयल की वॉशिंग मशीन के बारे में ये आपको बताना चाहूँगी कि प्योर प्लास्टिक और डबल प्लास्टिक बॉडी से बनी है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसके अंदर एक जेट स्ट्रीम सिस्टम है इसके अंदर, जिसकी बदौलत कपड़ों की धुलाई आम मशीन से कई गुना बेहतर होती है। वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों में डिटर्जेंट, पानी, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं और निकल भी आती हैं जब उसको हम क्लीन करते हैं। इसमें मजबूत मोटर जो है उसकी 10 साल की वारंटी है और 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस की भी वारंटी मौजूद है। सो आज रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक कुछ ये है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा या 6 दफ़ा? आप हमें जवाब देंगे हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर डीएम करके मॉर्निंग एट होम पे। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं बात कर रही थी तो बड़े गौर से सुन रही थी, क्योंकि मैं आपकी बातें बड़े गौर से ही सुनती हूँ, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं, और जो आप कह रही थी कि ये करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, और मैं तो इसमें अपनी पॉकेट मनी से, अपने हस्बैंड के पैसे लेके, और जितनी हेल्प हो सकती है, हम ये किसी पे एहसान नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि आप मेरे दिए में से दे रहे हो, तो हम ज़रूर हेल्प करते हैं। और वही वाली बात है ना, फैसल जो है ना, उनकी बहुत आदत होती थी कि काम और ये और वो और इन चीज़ों में वो नहीं पड़ते थे, कि मतलब लेना देना करना, इस किस्म की चीज़ें जो होती है ना लोगों का, नॉट बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बट कभी जहन से ये चीज़ गुजरी नहीं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शुरू किया। मैंने कहा जानी फ़लाँ की बच्ची की शादी हो रही है तो मैं उनको इतने पैसे दे रही हूँ, आप कितने देंगे? तो वो आगे से घूम के कहते थे कि तुम दे तो रही हो। मैं कहती हूँ मैं तो दे रही हूँ, बट आप भी तो अपना हिस्सा डालें ना। बिल्कुल। तो वो 3-3, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये से बात शुरू की, और अब माशाल्लाह से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं एक हाथ को दो तो दूसरे को पता भी ना नहीं बताओ तो वो छोड़ देते हैं कि क्या है। जी। बट इस तरीके से ना, सो अक्सर जब आप मुझे कोई चीज़ का कहता है तो मैं फैसल को भी जाके कहती हूँ कि जानी अगर मार्जिन है तो फलां चीज़ हो रही है, किसी की छत गिर गई, 100 मसाइल होते हैं। और देखिए हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड लोग इतने हैं, घर का स्टाफ होता है, मेरी एक ब्रांड है उसके स्किन केयर हेयर केयर की, वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनके भी मसाइल होते हैं, मतलब 100 चीज़ें होती हैं।
बिल्कुल सही कह रही हैं पीटीवी आप। आती हूँ। सो द पॉइंट इज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, पीपल विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। हर बंदे का मसला नहीं हल कर सकते, लेकिन इक्का दुक्का की तो कुछ सपोर्ट कर सकते बिल्कुल हैं कर ना। सकते हैं। मैं तो अपनी फैमिली में जितने मेरे भाभियाँ, मेरी जेठानियाँ, मतलब मैं सबको कहती हूँ और मैं सबसे लेती हूँ, देखिए ज़बरदस्ती आप लेती कहती हूँ भी। उनसे। और दूसरी एक बात बताओ नूर जी, अपने खानदान में भी देखना चाहिए। बड़ी बिल्कुल। दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक रिलेटिव है और वो मुश्किल, उसके हस्बैंड की जॉब फॉर एग्जांपल चली गई है। अब किसी के हस्बैंड की जॉब चली गई है और वो स्टक है, हम क्या कर सकते हैं? जो आपने कोई जाके उनके लिए चीज़ लेनी है, अगर ग्रॉसरी सारे कर मिल लेते के, हैं, हाँ अगर जी। सारे मिल के थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल देते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हर फैमिली जो है वो डाल लेती है, आप जमा करें, एक बंदा जाके एनवलप पकड़ाए और कहे कि भाई ये सब की तरफ से थोड़ा सा तुम लोग स्टफ स्पॉट से गुजर रहे हो, तो सारे ना जाएं क्योंकि वो बंदा और एम्बेरस हो जाएगा, और बस उनको जाके आराम से पकड़ा दे। अकाउंट नंबर पता है तो अकाउंट पे पैसे डाल दें और बस मैसेज कर दें कि भाई ये सारी फैमिली की तरफ से थोड़ी सी एक सपोर्ट है जब तक आप टफ टाइम से हमारी गुजर रहे फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करती है कि दूसरे हाथ को भी पता ही ना चले कि हमने किसी की हेल्प की है। हो। बिल्कुल, और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, वो भी पहले लोग ऐसे ही हैं। होता था, पहले वक्तों में ऐसे ही होता था। अगर किसी एक बच्ची की शादी हो रही है तो पूरा मोहल्ला, फैमिली नहीं सिर्फ, सही कह रही हैं। पूरा मोहल्ला पार्टिसिपेट करता था। बिल्कुल कोई सही कह रही जाके भांडे खरीद लाता था, कोई कंबल उठा के ले आता था, कोई बिल्कुल कुछ सही कह कि रही भाई ए लो कुड़ी आस्ते हमारी मेरी शादी पे ये मिला था, हमने तो यूज नहीं किया। यू नो, जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों और लाखों खर्च करें, कुछ हज़ार खर्च करके भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। और अगर पैसे नहीं खर्च करने तो मोहब्बत तो दे सकते हैं, प्यार तो दे सकते बिल्कुल सही कह हैं, रहे हैं वक्त दे सकते हैं, खलूस दे सकते हैं। यार कितने बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे बाहर के मुल्क में चले गए होते हैं रहने के लिए और साल में एक चक्कर लगाते हैं, सही कह वो रहे हैं। कितने अकेले होंगे। हम बिल्कुल उनके सही साथ कह भी तो रहे हैं। टाइम गुजार सकते हैं। खैर, ये तो अपसेट करने वाली बात है। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी चिकन पालक, और इसको देगी चिकन पालक भी कहते हैं। और मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन का गोश्त है जी हमारे पास 1.5 kg, पालक हमारे पास है 2 किलो, दूध 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच, और जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही आधा कप, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सूखी मेथी 1 पैकेट, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, अदरक गार्निशिंग के लिए और सब्ज़ मिर्च गार्निशिंग के लिए, और तेल 1 कप। और साथ इसके बनेंगे जी देगी चावल, वो जो थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के हम बनाते हैं क्योंकि इसके साथ यही चलते हैं। चावल हमारे पास हैं जी 1 किलो, और यखनी हमारे पास है 4 कप, नमक हस्बे जायका, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक 1 खाने का चम्मच, जर्दा रंग आधा चाय का चम्मच, तेल आधा कप। और इसका बनाने का तरीका ये है कि पालक को हम बॉईल कर लेंगे और उसके बाद इसको हम चॉपर से चॉप करेंगे। हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पेस्ट बन जाती है, उससे ऑयल ऊपर नहीं आएगा। और इसको फिर हम ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर इसमें दूध डालेंगे और फिर हल्की आंच करके इसमें क्रीम भी मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम चिकन में प्याज को ब्राउन करेंगे और प्याज ब्राउन करके, और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद हम चिकन डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और उसके बाद सारे मसाले डाल देंगे। जब चिकन गल जाएगा तो हमारी जो पालक होगी भुनी हुई वो डाल के हम इस पर दम दे देंगे। सूखी मेथी, सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे और हमारा ये पालक चिकन, देगी पालक चिकन तैयार है। वंडरफुल। और चावल जो हैं हमारे, पहले हम अदरक और साबुत गरम मसाला को क्रैकर कर लेंगे ऑयल में, और उसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे, और उसके बाद जब पानी बॉईल होगा तो चावल डाल देंगे और फिर दम पे लगा के इसमें जर्दे का रंग डाल देंगे और फिर हम इसको गार्निशिंग करके सर्व कर देंगे। वंडरफुल। और इसी रेसिपी को जो आपने चिकन पालक की बताई है उसी को आप जी मटन में भी बना सकते और हैं, मटन में भी तैयार कर सकते और हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। बट वही वाली बात है ना कि उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा होगा, वो एक दफ़ा अच्छी तरह से गल जाएगा तो उसके बाद पालक आप डाल के उसको दम लगा दें। डिफरेंस सिर्फ ये है। बट वही बात है ना कि आजकल हर बंदा प्रेफर करता है चिकन, और मेरी वैसी चिकन से दुश्मनी है आजकल। मेरी भी। मुझे एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, आई एम नॉट अ चिकन फ़ैन, आई एम अ रेड मीट फ़ैन। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ख़वातीन को तो मुर्गी ही पसंद होती है। मैंने कहा ये क्या मतलब थियरी है। लेकिन चिकन वही वाली चीज़ है ना कि एक लीन मीट है, इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं होता। मटन और बीफ की मज़े की चीज़ ये होती है कि जब आप उसको कुक करते हैं तो उसकी वो जो फ़ैट का एलिमेंट होता है वो और मज़े कर देता है, लेकिन फिर कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जब क्रीम और बाकी चीज़ें डालनी हो तो वैसे ही बंदा ज़रा सोच के करता है। शाही पालक बन जाएगी, शाही पालक।
अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने ग्रेट पर्सनालिटीज़ को हमेशा ट्रिब्यूट पेश करें। आज इस्माइल तारा साहब की डेथ एनिवर्सरी है और 16 नवंबर 1949 को आप पैदा हुए। 1964 में स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म्स में आपने अपने काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्टोरिकल प्रोग्राम 50-50 जो आज भी लोग जिसकी मीम्स बना बना के लोगों को भेजते हैं, उसमें इस्माइल तारा साहब ने काम किया। काउंटलेस टेलीविज़न ड्रामास, इसके अलावा बहुत सी फिल्मों में और स्टेज ड्रामों में भी काम किया। एज एन एक्टर एंड एज अ कॉमेडियन आपने अपनी सलाहियतों का लोहा बार बार मनवाया। 50-50, रबर बैंड, ये ज़िंदगी है, वन वे टिकट, चीफ साहब, हाथी मेरा साथी जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं आपकी ट्रजेक्ट्री के अंदर। उसके साथ साथ आपकी इन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के ऊपर आपको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया और उसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भरने वाली ये पर्सनालिटी 24 नवंबर 2022 को इस दुनिया से रुखसत हुई। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाएँ, आमीन। एक और पर्सनालिटी व्यूअर्स जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एक बहुत ही करीबी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने पीटीवी के साथ बहुत काम किया और उनके बहुत से ड्रामे जो हैं वो ऑन एयर भी हुए। बल्कि आपने जो पहली फ़िल्म की 2003 में लाज, वो उसको 31 डिफरेंट अवार्ड्स भी मिले। मैं बात कर रही हूँ रऊफ़ खालिद साहब की। रऊफ़ खालिद साहब एक्टर के साथ साथ एक फ़िल्म मेकर, डायरेक्टर और राइटर भी थे और 2007 में लोक विरसा में टीवी एंड फिल्म डायरेक्शंस कॉलेज भी आपने कायम किया। फिर उसके अलावा फेमस ड्रामों में मदार है, गेस्ट हाउस है, लाग है। 1995 में आपकी सर्विसेज की बेस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। रऊफ़ खालिद साहब की डेथ हुई 24 नवंबर 2011 में। अल्लाह पाक आपके भी दर्जात बुलंद फरमाए। व्यूअर्स, इस नोट पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्रिलियंट अकम्पलिश लोगों से मुलाकात होगी। व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं हमेशा मॉर्निंग एट होम पे हमारी कोशिश होती है कि यूनिक और इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स को अपने प्रोग्राम पे ज़रूर बुलाएं जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से जिसके थ्रू वो ना सिर्फ अपना बट अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं, खुर्रम जहांगीर हमारे साथ हैं तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक आर्ट है जो आर्ट फॉर्म है जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसको वायर आर्ट भी कहा जाता है। ये वायर के स्कल्पचर्स बनाते हैं और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और एक तो ऑब्वियसली इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, बट इसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू भी होती है जिसकी वजह से एक और सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो गई। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुर्रम, ज़रा एक्सप्लेन करो कि वायर आर्ट एग्जैक्टली होता क्या है? वायर बेसिकली एक वायर ही होती है। किस चीज़ की, मतलब लोहे की, मेटल की? लोहे की होती है। तो बचपन में शौक़ था, वाटर कलर से पेपर पे पेंट किया करता था। फिर ये है कि मैंने कहा नहीं यार अब कुछ और करते हैं, तो मैंने घर में एक शीशा देखा पड़ा हुआ, तो मैं उस पे जो है वो पेंट करने लग गया। तो वाटर क्योंकि वो स्टे नहीं करता शीशे पे, वो स्लिप होता है, तो बस ये कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना पेंटिंग के साथ। घर वालों का क्या रिस्पांस था? क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे ज़्यादा आर्ट की तरफ रुझान होता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब ये रोजी रोटी कहाँ से कमाएगा। सही बात है, वो बस मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फैमिली ने। अच्छा। कि आप करो, तो बस ये भी होता था कि यार इसमें इतना वो तो नहीं है उस तरह से, तो आप अपना जो डिज़ाइन है वो उसी में ही रहो, तो ये आप क्या कर रहे हो। मगर एक शौक़ था बचपन से ही कुछ नया करने का, कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन करने का, बुलंद करने का। तो वो एक जो जुनून था, जज्बा था, वो बस वो मैंने फिर वायर को मैंने देखा कुछ लोगों को करते हुए, तो मैंने कहा मैं अगर इसको करूँगा तो पाकिस्तान में रह के तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट कितनी देर पहले शुरू किया वायर आर्ट? ये अब मैंने 2 साल मुझे हो गए हैं ये करते हुए। तो सीखा कैसे करना है? एक सीखने वाला काम है, इतना इजी तो नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मोल्ड करना है और फिर आप मोल्ड करके कोई रैंडम सी शेप तो बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ें। व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि आप साथ साथ तस्वीरें भी देखें। अब ये देखें ना कि ये स्कूटी इन्होंने बनाई है, ये टोटल वायर की बनी हुई है या ये स्कूटी के ऊपर आपने वायर चढ़ाई है? ये वायर है
और इसको ये टोटल आपने तार से बनाया? ये सारी तार है, इसको 3D में कन्वर्ट करना, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना। तो शुरू में मुझे बड़ी मुश्किल हुई इसको बनाने में, क्योंकि टूल्स नहीं थे मेरे पास। मैंने फिर टूल्स ढूंढे मार्केट से, तो हाथों बड़ी का तो बेड़ा गर्क हो जाता होगा। बहुत ज़्यादा, हाथ तो मेरे आए दिन चोट लगती है हाथों पे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक दिन का मैं स्टे भी देता हूं हाथों को, एक दो दिन का स्टे देता हूं, फिर उसके बाद रेस्ट देने के बाद दोबारा शुरू करता हूं, क्योंकि ये लगती भी है, चोट भी लगती है। तो मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल चीज़ है, बट मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे भी कितने कर पीसेस बना लिए आपने? तकरीबन 15-20। और ऐसे मुझे लगता है जब मैं बना रहा होता हूँ, 1 घंटा 2 घंटे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक तवील अरसा जो है वो मुझे हो गया है। और बनाते बनाते, क्योंकि छोटी छोटी वायर्स को कटिंग करके लगाना, मोल्ड करना, तो ये बहुत टफ जॉब। वायर के साथ और कौन सा मटेरियल यूज होता है? वायर ही मतलब तार कोई मोल्ड कर करके करते हैं, ये नहीं है कि इसको जोड़ने हैं या ग्लू है या कुछ चीज़ है, ये नहीं होता? नहीं, ग्लू कुछ भी नहीं है, बल्कि ये pure वायर इंटरेस्टिंग का बात, हाँ जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें वेल्डिंग भी नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन ऐसी नहीं थी कि मैं वेल्डिंग के साथ भी कुछ करूं, तो मैंने कहा वेल्डिंग के बगैर अगर अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये मेरा फेवरेट है, दिस इज मिस्टर डड्डू। ये डड्डू तो मुझे बहुत ही पसंद है, डड्डू इज वेरी क्यूट। जी थैंक यू। मैंने सबसे पहले आपसे डड्डू का ही पूछा था कि डड्डू की प्राइस क्या है, मुझे बताया डड्डू डड्डू कितने का, डड्डू कितना बड़ा है? कितने का, बिल्कुल। तो अच्छा, अब आप वायर आर्ट में पढ़े कैसे, मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। वो हुआ क्या? देखिए ना, कोई भी चीज़ जैसे शीशा पड़ा हुआ था, आपने वायर्स तो एक ऐसी चीज़ नहीं है ना जो घर में पड़ी होती हैं वही। तो ये शुरू कैसे हुआ सिलसिला? ये देखिए व्यूअर्स, ये ऑस्ट्रिच है, क्या है? ये ऑस्ट्रिच है। ये ऑस्ट्रिच है, क्यूट। तो ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ लोगों को देखा था, कुछ लोग हैं जो वायर का काम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें बाइसिकल, ये भी प्योर वायर की व्यूअर्स तैयार की हुई है। ये व्हील्स कैसे आपने बनाए? ये तो मोल्डिंग बहुत ही मुश्किल, सीधी सीधी लाइनें फिर भी आसान होती हैं जी, बट जब सर्कुलर जाना पड़ता है तो उसमें बहुत हाथ की वो चाहिए होती है। अब देखें, ये साइकिल पे फ्रेम भी है, इसकी एक एक चीज़ है जो मैंने बनाई है, डिज़ाइन की है। अब जाहिर है एक स्किल है, वो कुदरती अल्लाह की तरफ से मेरे में है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ये मुझे आर्ट से नवाजा है। मैंने जब लोगों को देखा तो मैंने कहा यार मुझे भी कुछ, मैं भी करता हूँ इसको। ये तो ऐसे मैंने बस देखा और मैं कहा मैं पाकिस्तान में रह के ये आर्ट नहीं है कि करता किसी ने कहा कि कोई बना रहा था, आपने जाके देखा और आपने कहा अच्छा यार मैं भी ट्राई करता हूँ, ये वो खुद ही फिर चीज़ें। तो फिर समझ कैसे आई कि किधर से चीज़ें पकड़ूँ, क्या करूँ? रिसर्च की ऑनलाइन? ये रिसर्च मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने सिर्फ देखा और मैं मार्केट से गया, मैंने मटेरियल इकट्ठा किया, टूल्स, 1-2 टूल्स थे, क्योंकि कंपनी ने कुछ टूल्स ही नहीं बनाए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं जाके चीज़ें ले लूँ। जैसे क्ले के स्कल्पचर्स अगर आप इजीली मार्केट्स में जाओ तो आप लकड़ी के और क्ले के स्कल्पचर्स तो बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती हैं, टूल्स वगैरह। इसके तो कुछ था ही नहीं। कव्वे को तो ज़रा कोई देखे ना व्यूअर्स, कव्वा साहब को देखें और कव्वा साहब के कोई नखून चेक करे जी, खरूंडे मारने वाले। और कव्वा तो वैसे बहुत ही कुछ जानवरों से और चरिंद परिंद से और मकोड़ों से आपको प्यार है। हमारे पास अभी मकोड़े भी हैं, हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखानी है। मैं असल में नेचर से बड़ा इम्प्रेस हूँ और इसलिए जो है ये मैंने चीज़ें बनाई हैं। और मेरा बस यही था कि मैं मतलब कोई अगर ये चीज़ें देखे ये देखें व्यूअर्स, ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई है ना? ड्रैगन फ्लाई। तो हमारी कुछ यादें भी इससे वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। बचपन में खेलते थे, इनको मैंने पकड़ते इसीलिए तो कहा ना, थे। डड्डू मेरा बड़ा फेवरेट है, हम डड्डुओं से खेलते थे इतना ज़्यादा। जी। तो बस ये कि इसमें बहुत मुश्किल आर्ट है। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, इसमें जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ वो डेंटिस्ट के टूल्स हैं जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ये क्या, ये बीटल है ना? ये लेडी फिंगर जो होता है, ये लेडी बर्ड बनाई है? जी। अच्छा, वो तो उसका मुंह इतना डरावना क्यों बनाया आप? ये उसकी बूथी इतनी डरावनी क्यों बनाई है? वो लेडी बर्ड तो बड़ी फ्रेंड होती है हमारी। होती है, मगर यही जो मैंने बना लिया है ये बहुत मुश्किल से बनाया है जो भी है। क्योंकि राउंड चीज लाइक आई सेड बहुत मुश्किल होती है, सीधी फिर भी आपने को बॉक्स बनाना वो इजी होता है क्योंकि वायर वैसे ही सीधी होती है, उसको आपने हल्का सा राइट लेफ्ट करना है। बट जैसे आप उसको सर्कुलर में लेके जाते हैं या उसको 3D बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये भी एक बर्ड है,
इसके मुंह में भी कुछ है। ये जैसे बर्ड ने इन्होंने परिंदों ने घोंसला बनाना होता घोंसला है, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया ये आया था कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊं। लोग सभी बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, मगर वो चोंच में कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा यार चोंच में भी कुछ करता हूँ, तो ये इसकी चोंच में मैंने घोंसला बनाने वाली एक चीज़ ऐड की। अच्छा एक बात बताओ, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये एक वायबल है प्रोफेशन, पैसे बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है? क्योंकि देखो शौक तो अपनी जगह है, और मसला ये है कि सिर्फ शौक पे घर नहीं चलते। जी ये इस प्रोफेशन बनाना चाहिए भी इसको, क्योंकि मैंने अभी जितना साल 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो बस मैं तो काम ही करता रहा हूँ, मगर पैसों का ख्याल मुझे आया भी नहीं उस तरह से। और सभी को ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत है कि मुझे इससे कुछ मिले। एग्जीबिशन कब करोगे, मतलब इसको डिस्प्ले कब करोगे? क्योंकि आई नो इंस्टाग्राम पे तो आपका पेज है जी जी, लेकिन इसकी एग्जीबिशन का कब प्लान है आपका? इसकी एग्ज़िबिशन भी इंशाल्लाह ताला वो भी होगी। मुझे अभी कुछ कॉलेज हैं, कुछ एकेडमीज़ हैं, उन्होंने मुझे बुलाया भी है, क्योंकि ये आर्ट पाकिस्तान में नया है और पाकिस्तान से मुझे बड़ा प्यार भी मिल रहा है लोगों से। भाई ये देखिए और आपने मोटर बाइक कितनी खूबसूरत बनाई। अच्छा इसके ऊपर 7 क्यों लिखा है? ये जो बाइक्स होती हैं, जो स्पोर्ट बाइक्स होती हैं, रैलीज होती हैं, अच्छा उस पॉइंट तो ऑफ व्यू से। रेसिंग होती हैं, तो इसलिए फिर इस पे मैंने वैसे ही 7 लिख दिया था। मेरा लकी नंबर है ना, मैंने इसीलिए पूछा कि 7 क्यों रखा है। वाओ। अपनी आप ही के लिए रखा है आपने। अब ये देखिए ना व्यूअर्स, दीज आर नॉट इजी थिंग्स टू मेक। अच्छा इनका साइज अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा होता है आपके स्कल्पचर्स का, अगर हाथ से दिखा दें कितना? ये जो बाइक है ये तकरीबन ये साइज़ है इसका। वाह। छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको पता है मुश्किल से बनती हैं, उसमें बड़ी डिटेलिंग और बड़ा टाइम टेकिंग होती हैं। तो बड़े स्केल में भी बनाना चाहता हूँ मैं, वेल्डिंग से भी बनाना चाहता हूँ, फ्यूचर में इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये देखिए अभी घोड़ा फिलहाल कितना छोटे प्यारा है स्केल पे। व्यूअर्स, और एक उसने अपना पैर भी उठाया हुआ है, तो एक वो बड़ा खूबसूरत सी एक जो है, और मूवमेंट में है घोड़ा। और इसके पाँव देखें तो पाँव भी सारी शेप जो पाँव की होती है घोड़े की, उसका फेस देख लें, उसकी जो आप हर एक चीज़ देख लें। वेल खुरम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बिग एग्जीबिशन आपके काम की, और इंशाल्लाह आएंगे, देखेंगे भी, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क उसको कवर भी करे। थैंक यू। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं आप। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। और व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग यंग लेडी अगेन हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, एंड एज अ वुमन शी इज़ क्रिएटिंग वेव्स। कौन है, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ मोस्ट टैलेंटेड वुमन ऑफ पाकिस्तान है। इनको ये एक्चुअली टाइटल से नवाजा गया, उसके अलावा शी वाज आल्सो गिवन पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ट्रेल बाइकर का टाइटल। अब ये स्कूबा डाइवर भी हैं, माउंटेनियर भी हैं, ये टेंट पेगिंग भी करती हैं। उसके अलावा यू नो बाय द वे असल में अंडर ट्रेनिंग है टू बिकम अ कमर्शियल पायलट, लेकिन साथ साथ इनका जो पैशन चल रहा है और अवार्ड्स भी इनको मिल रहे हैं, इनको इनकी ब्रेवरी और पार्टिसिपेशन के बेस पे तो ये टाइटल मिला कि पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ट्रेल बाइकर, लेकिन ये एक्सपीडिशंस पे भी लोगों को लेके जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा नासिर। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता ना एक फातिमा नासिर हमारी बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट भी है। हाँ हाँ जी। और वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, तो मैं देखा, मैं मुस्कुराई, फिर मैंने कहा ये फातिमा ने ये सारे काम कब शुरू किए? मैंने कहा अच्छा जी ये हमारी दूसरी वाली फातिमा। अच्छा ये बताओ कि पायलट बनने की जर्नी में ये सब कुछ किस तरह आ गया? माउंटेनियरिंग, टेंट पेगिंग, स्कूबा ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग, ये क्या ये माजरा सब है? पहले था, पहले से आई वाज एन एथलीट सिंस मैं बचपन से ही ना ये स्पोर्ट्स वगैरह करती आई हूँ। ठीक है। और अब कहीं जाके इसके बाद जब मैंने प्रोफेशन आगे परस्यू करने को देखा, तो मैंने कहा कि मेरी मोटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने लिए आसान बना दी हैं, तो क्यों ना बीइंग अ पायलट भी ट्राई किया जाए, एंड इट्स बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी ब्रिलियंट एंड मोस्ट टैलेंटेड यंग लेडी की आप साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं, वो भी हम देखते रहेंगे, साथ साथ बात भी करते रहेंगे। अच्छा तो ये सब चीज़ें भी कैसे शुरू हुई? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? क्योंकि यूजुअली यंग बच्चियाँ जो होती हैं, मतलब चलो मैं इन सब चीज़ों में देख रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्स राइडिंग की तरफ माँ बाप कहते हैं कि रुझान हो,
बाइक्स पे तो बेटों को चढ़ने से लोग कतराते हैं, तो बेटियां तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ गुफ्तगू हो जाती है। आई मीन वट एवर इट इज़, आई नो ये बातें बाहर के मुल्क अगर हम कर रहे हो तो लोग हैरान होकर देखेंगे, बट पाकिस्तान एंड साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी कोई बच्ची बाइक चला रही होती है तो लोग ऐसे घूर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कोई एलियन देख लिया है, जबकि ये एक नॉर्मल चीज़ है और एक फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। टेंट पैगिंग, देन स्कूबा डाइविंग। अगेन स्कूबा डाइविंग बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, उनका तराह निकल जाता है। एंड देन नॉट जस्ट माउंटेनियरिंग बट माउंटेन बाइकिंग। हाउ डिड दिस हैपन? सपोर्ट क्या? टेल मी अपनी स्टोरी। बस बेसिकली शुरू में तो यही था कि अम्मी अबू बाहर भेजते थे खेलने कूदने के लिए। मैं एक कहाँ बड़ी हुई बेटा? APS। अच्छा ठीक। तो मैं आर्मी के सेटअप पे पली बड़ी हुई हूँ, तो हमारे पास एक फैसिलिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आर्मी ब्रैट। यस। अच्छा जी। तो पार्क्स की फैसिलिटी थी, उसके अंदर आपकी बाकी स्पोर्ट्स की जितना हर कम्युनिटी की होती हैं, तो हमने भरपूर फ़ायदा उठाया ऐसी जगहों का। करते कराते ही मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में आई जहाँ पे। लेकिन घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि बेटा ऑब्वियसली देखो यंग पर्सन मतलब ठीक है कर लिया, लेकिन जब इतना सीरियसली परसू कर रही थी तो उस वक्त घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्मी में आ जाओ इंस्टेड? नहीं, घर वालों का तवज्जो नहीं आई जब तक मैं नेशनल्स में नहीं गई। मैं नेशनल स्विमिंग, नेशनल शूटिंग, नेशनल साइकिलिंग, अच्छा दे थॉट के ये शौकिया फनकार है हमारा बच्चा। हॉकी एंड फुटबॉल एंड माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैंने नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई थी, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी मिल गई थी कि मुझे लगा कि मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई स्पोर्ट्स करूँ, क्योंकि वो मेरा लाइफस्टाइल है। और उसके साथ साथ बेटा एक बात बताऊँ, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल सी बात होती है, औलाद जब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में पड़ जाती है ना, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गई या कोई टेक्निकल चीज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट हो गया बच्चों का, अक्सर आप माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट से भी बात करो तो वो कहते हैं अगर आपने बच्चों को ड्रग्स से, गलत चीज़ों से, अल्कोहल सिगरेट इन बकवास से अगर बचाना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि इनको स्पोर्ट्स में डाल दो। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर माँ बाप भी सिक्योर होते हैं, उनको पता है कि यार ये तो जुनूनी है, इन चीज़ों के बारे में इसने दूसरे कामों में कहाँ पढ़ना है। ऐसा ही है, मेरी लाइफ की जर्नी में भी ऐसा ही था कि जो मैंने स्पोर्ट्स करके एक हाई फील कर लिया था ना, वो शायद मुझे कभी नशों में या वेलेपन में या आवारागर्दी में इंटरेस्ट नहीं आने दिया। क्योंकि मुझे हमेशा होता था अच्छा टाइम में स्विमिंग करने चली जाती हूँ, टाइम में राइडिंग करने चली जाती हूँ। मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स की, आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड एज वेल एंड देन दे वर लाइक अच्छा ठीक है हमारी बेटी। यू मेड अस प्राउड as a पाकिस्तानी, you made us proud बेटा। एंड ये देखिए आला तस्वीर है भाई, ये बेटा इतना आपका साइज नहीं है जितना भारी सामान आपने उठाया हुआ है, मुझे सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है। 18 kgs ऑफ माई लगेज, और ये शमशाल पास मैंने खुद अपना वज़न उठा के किया था और उसका रिकॉर्ड बन गया था 17 आवर्स के अंदर। 5 दिनों का ट्रैक है जो मैंने 17 घंटों में किया था। क्या है ये लड़की, क्या है ये लड़की। यू सी मेरा आई कांट टेल यू, आपको पता है मेरे दिल से खुशी होती है। देखिए बच्चे भी आपने देखा, अभी इससे पहले हमने एक यंग मैन को बुलाया, वो अपने एंड पे एक यूनिक आर्ट फॉर्म को परसू कर रहे हैं, लेकिन ये जब आपने पाकिस्तान का झंडा लहराया उस वक्त क्या फीलिंग थी? ये एक ऐसा पहाड़ मैंने सर और ये कहाँ पे थी और ये सारा कुछ बताओ। ये शमशाल का पास जब मैंने कर लिया था ना, मेरा दिल नहीं भरा। मेरे साथ मेरा सिर्फ गाइड था, मैंने कहा कि मैंने एक और पहाड़ चढ़ना है। नहीं बट आपके पास इक्विपमेंट और चीज़ें तो उसी हिसाब से होती हैं। मैंने मंगवा ली थी। सी मैं हुंजा गई थी 4 दिनों के लिए, वो 4 दिन मेरा 1 महीना बन गए। एंड माँ बाप को बता दिया मैं पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ, दे वर लाइक ओके। फ़ोन मेरा नहीं चल रहा 6 दिन, ओके। शमशाल पास से वापस आई, उनको बताया मैं ज़िंदा हूँ, और फिर मैं दोबारा चली गई एक पहाड़ चढ़ने। दिस वाज 5900 मीटर्स एंड अनक्लेम माउंटेन था, और उसको मैंने अपने अब्बू के नाम कर दिया, क्योंकि जब आप पहाड़ चढ़ते हो आप उसको नाम दे सकते हो। तो क्या नाम दिया? माउंट कर्नल नासिर। मैं सदके जाऊँ मतलब यार, कभी हम मुझे भी ले जाओ, मेरा इतना दिल चाह रहा है। वो तो ना ये ऑफ एयर करने वाली बातें होती है, मामा कभी मुझे भी ले जाओ यार। जरूर, मोस्ट वेलकम। मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाऊंगी, लेकिन कभी मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मोस्ट वेलकम। मैं बोल के बेचारी को पागल कर दूंगी। आपको तो बहुत आदत होगी साइलेंस की एंड नहीं, जितना मैं पब्लिसिटी और ये पब्लिकली डील करती हूँ ना, मुझे आदत हो गई है बोलने की। नहीं बट ये काम बहुत सोलो काम है, ये है, लेकिन जब आप माउंटेनियरिंग हो गई, बाइकिंग, तो आपको साइलेंस की बहुत आदत पड़ जाती होगी कि यार अपने आप में रहना, अपने आप में। बट एक बात बताओ, जब बाइकिंग पे निकलती हो, देखो चलो माउंटेनियरिंग में तो आपके साथ गाइड है, एंड ऑब्वियसली वो इतने प्यारे डिसेंट भाइयों की तरह होते हैं, लोग के बंदा बड़ा सिक्योर होता है, और अगर ओल्डर जनरेशन के हो तो लिटरली एक फादर फिगर टाइप बन जाते हैं। लेकिन बाइकिंग में सिक्योरिटी, सेफ्टी इश्यूज, कुछ इसके बारे में गाइड करो कि क्योंकि यंग बच्चियां बहुत सी इंटरेस्टेड है बाइकिंग में, लेकिन माँ बाप डर जाते हैं कि ये पता नहीं इसके साथ क्या होगा।
वेल दो तीन रीजंस होती हैं माँ बाप क्यों डरते हैं। एक कि हमारी बच्ची को कोई नुकसान ना हो जाए, गिर ना जाए, टांग ना तोड़वा ले, इससे शादी कौन करेगा, इस तरह की चीज़ें। दूसरी होती है कि लोगों का हमें नहीं पता, हम सिर्फ तुम्हें कह सकते हैं वाला फैक्टर। तो इन दोनों चीज़ों में जब मैं बाइकिंग में आई हूँ, मैं पहले साइकिलिंग भी करती थी लाहौर में बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता था पब्लिक के साथ, बट देन आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी, मुझे समझ आ गई मैंने कैसे करना। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना डिफाइन करती है अगले को किस आपने औकात में रखना है। तो जब मैं बाइकिंग में जाती हूँ, जैसे मैं ट्रेल बाइकिंग में गई हूँ, वहाँ डेजर्ट में सिर्फ 15 हाइकर्स एंड ट्रैकर्स वाले बाइकर्स थे लड़के, और मैं इकलौती लड़की थी। आई न्यू देम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट देन अगेन दे आर ऑल मेन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अमेजिंग पीपल, वेरी डिसेंट। एंड आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखते हो कि अगला बंदा क्या समझे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एक मास्टर कर लिया है, समझ लिया है। फिर मेरे पेरेंट्स का डर होता है, मतलब मेरे पेरेंट्स का डर है, मैं क्या करूँ, मैं ये बहुत अच्छी बात है। नमाज तो नहीं पढ़ के कह सकती मैं नहीं गिरूंगी, मैंने दुआ की है। मैं गिरी, मैं सफरंगा में भी गिरी, मैं थल डेजर्ट में भी गिरी, मैं रोलियाँ खाई मैंने, एंड आई वॉज ओके देन। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। देखो पर वही वाली बात है ना, देखो अगेन एज अ पेरेंट साह निकल जाता है, बच्चे को जरा सी चोट लगे, एक कतरा खून निकले तो आपका अपना कलेजा फट जाता है एज अ पेरेंट। तो ऑब्वियसली, और बच्चियां तो वैसे ही आपको पता है बेटियां एक्स्ट्रा लाडली होती हैं। बट एक बात है कि यंग वुमेन लाइक यू हैव प्रूवन अगेन एंड अगेन कि भाई यू कैन बी रफ एंड टफ, यू कैन स्टिल बी गर्ली, एंड यू कैन मेंटेन योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एग्जैक्टली। क्योंकि पहले तो ये होता था ना, या तो आप टोटल बॉय बन जाओ ना, वो बॉय वाली आप अपेयरेंस बना लो तो फिर व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज यू कैन बी अ यंग ब्यूटीफुल पर्सन एंड स्टिल जाके ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। और आपको एज एन इंस्पिरेशन ही तो आज बुलाया है कि भाई लोगों का जो दिल चाहता है उनको करना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो डिसेंसी के जुमरे में और किसी के साथ आप ज्यादती नहीं कर रहे। और मैं भी लड़कियों को यही कहती हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप एक लड़की दिखा कर काम करो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बाल काट दो, बिल्कुल लड़का बन जाओ, दैट्स नॉट लाइक पॉइंट ही ख़त्म हो जाता है। आप एक औरत होकर काम करोगे ना, कोई भी काम ना जेंडर बेस नहीं होता कि लड़कों वाला काम है लड़कियों वाला है, लेकिन आप एक औरत होकर करोगे तो आप ज़्यादा इंस्पायर करोगे लोगों को कि देखो लड़की कर रही है, वो जेंडर के मामलात से अब हमें निकल आना चाहिए, पूरी दुनिया निकल आई है, हम भी निकल आए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये बताओ कि इतने अवार्ड्स अपने नाम हासिल किए हैं, इतनी वेरियस डिफरेंट चीज़ें आपने अवार्ड्स भी किए और इतने टाइटल्स भी आपको मिले हैं और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, फेवरेट्स क्या हैं? फेवरेट्स देखो होता ना कोई, जिस तरह अब्बू के नाम जब आपने माउंटेन किया तो वो एक ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि दिस माउंटेन इज नेम्ड आफ्टर माय फादर, मैंने किया। यूजुअली माँ बाप हमारे नाम चीज़ें करते हैं, वो आपने किया, बड़ी अच्छी बात की। बट उसके अलावा और कौन से हैं ऐसे मोमेंट्स विच यू फील आर हाईलाइट्स फॉर यू? आई थिंक जब मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ, पानी के बिल्कुल नीचे हो जाती हूँ, काफ़ी आप लाइक 15-18 मीटर पानी के अंदर होते हो, आप अकेले होते हो, और एक वो मोमेंट ऑफ साइलेंट होता है जहाँ पे आपको एहसास बहुत चीज़ों का होता है ज़िंदगी का, एंड देन आप पानी के अंदर सांस ले रहे हो। उसके अलावा जब मैं माउंटेन कर रही थी, मेरी ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई थी 53% पे। मेरे गाइड ने मुझे डिसीजन दी कि फातिमा या वापस चली जाओ या कर लो रिस्क लेके। मैंने 2-3 सेकंड में रिसोर्सेज अपने काउंट किए एंड आई टुक द रिस्क, एंड देन आई मेड श्योर दैट आई कम बैक सेफली। क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर मैं बैठ के सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। आई हैड माई पिक्चर्स कि मैं वहाँ सो गई हूँ, एंड ड्यूरिंग फ्लाइंग एज वेल ऑक्सीजन कम हो जाता है ना, तो फिर नींद भी आती है। बिल्कुल, मतलब बहुत खतरनाक होता है सीन, इतना अक्सर आपकी डेथ्स भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आई मेड इट, आई वाज रियली हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि आई प्रूव माई सेल्फ समवन स्ट्रॉन्गर। एज अ कमर्शियल पायलट मुझे बताओ, As ये a जो commercial मामला है, pilot, to be ये तो honest, अब क्योंकि प्रोफेशनली आपने आगे लेके चलना है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताती हूँ। बहुत सारे लोग पायलट बनने का सोचते हैं, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं ये सोच के उनकी आई साइट ठीक नहीं है, या उनकी हाइट नहीं है, या अब्बू ने इजाज़त नहीं दी, या लड़कियाँ हैं तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिली। मुझे भी सपोर्ट नहीं थी शुरू में, लेकिन मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने लगा दी, एंड आई मेड देम लेफ्ट देम विद नो डिसीजन। आई वाज लाइक इफ़ आई वांट टू बी अ पायलट आई विल बी अ पायलट, आई एम ओल्डर इनफ टू टेक माई डिसीजंस। एंड उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है फ्लाइंग के अंदर, एक इतना पॉजिटिवली क्रेज़ी एक्सपीरियंस था कि आप एक पूरी मशीन चला रहे हो और उड़ा के आप आसमान में ले गए हो। और मैंने पाकिस्तान की वो खूबसूरत जगह देखी हैं जो शायद हमें अंदाज़ा भी, हम कहते हैं नॉर्थ साइड बहुत प्यारी है, लेकिन साउथ के ऊपर जो है, आपने तो पानी के अंदर भी देखा है, पहाड़ों पे भी देखा है, आसमान में भी देखा है, और अल्लाह मियाँ आपको मजीद डेजर्ट्स में गई हो, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। व्यूअर्स, मैं कहती हूँ ना हमारा मुल्क हसीन है, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली हमारे मुल्क के हुस्न को देख के आए हैं और इतनी यंग एज पे।
सो द पॉइंट इज हम अपनी फैमिलीज को ले जाते हुए कतराते हैं कि भाई चले वो मरी और नथिया गली से ही नहीं बाहर हम निकलते। ऐसा एक है। पूरी दुनिया है पाकिस्तान के अंदर ही, पहले उसको तो डिस्कवर कर लें। फाइनली बेटा, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट इज फातिमा नासिर गोइंग टू डू नेक्स्ट? For that, everyone will have to stay tuned. यार फातिमा बता ऐसे दो बता ना। देने से फायदा नहीं ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लोगों को अपडेट रखना चाहिए कि क्या करने वाली है फातिमा। अच्छा, फिर पैगाम क्या दोगी अपने फैंस को और यंग लोगों को, नॉट जस्ट गर्ल्स, यंग लोगों को? वेल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया उस सबको सीखने के बाद मैं लोगों से यही कहूँगी कि आपके पास एक ही ज़िंदगी है, और अगर उसको इस मुआशरे के मुताबिक वही रेस जिस पे सारे भाग रहे हैं उस पे भागना शुरू कर देंगे ना, तो बुढ़ापे में जाके बहुत रिग्रेट्स होंगे और अपने बच्चों से कहोगे बेटा ये बन जाओ, मैं बनना चाहता था। फ़ायदा नहीं, यही ज़िंदगी है, यही करना है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं हम। गॉड ब्लेस यू फातिमा, थैंक यू। यू मेक अस प्राउड। एवरी मोमेंट, एवरी डे अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे और इस मुल्क का नाम रोशन करती रहो। थैंक यू सो मच। यू आर अ बीकन ऑफ लाइट फॉर यंग गर्ल्स। एज अ मदर माई सेल्फ, मेरी बेटी 3 साल की है और मैं अक्सर जब मेरे जहन में आता है ना कि क्या होगा, हालात इतने वियर्ड, तो आप जैसी बच्चियाँ मुझे एक मोटिवेशन देती हैं कि आई नो दैट शी विल बी फाइन, क्योंकि फातिमा इज़ फाइन। सो यू हैव टू स्टे फाइन नाउ, ओके? यस आई विल। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू। फिर उस छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमने यंग अचीवर से आपकी मुलाकात कराई, अब एक ऐसे ब्रिलियंट अचीवर से आपकी मुलाकात कराएंगे व्यूअर्स जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनली बहुत काम किया। ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। हमारी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की। आज उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे शेयर किया, आपको एक टीज़र दिया कि एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। आप एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और मैं तो हमेशा इनको राइटर भी कहती हूँ, लेकिन ये मानते नहीं हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ सिंगर भी बनने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड सोहेल जावेद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सोहेल साहब? वेरी गुड, वेरी हैप्पी, वेरी अर्ली। वेरी अर्ली? इतना भी अर्ली नहीं है, आप तो बहुत सुबह जागते हैं। हाँ, मैं 7 बजे जाग जाता 7 बजे जाग जाते हैं। तो मुझे ये बताइए मिस्टर सोहेल जावेद कि मिस्टर आपके सोहेल मैंने करोड़ इंटरव्यूज़ देखे हैं, करोड़ देखे हैं मैंने, और मैंने देखा कि हमेशा इधर उधर की बात हो रही होती है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके बारे में और आपके करियर की। श्योर। एज इन मामला क्या बना? क्योंकि एक यंग मैन थे जिन्होंने एक दिन सोचा कि मैं डायरेक्शन में आऊँगा। हाँ, वेरी यंग एक्चुअली। तो ये कब माजरा हुआ और कैसे हुआ? ज़रा शुरू से शुरुआत करते हैं। शॉर्ट वर्जन देता हूँ, आपका टाइम बच कोई जाएगा। 200 साल पहले? नहीं, 250-100 साल थे। 2.5 साल। सो और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी माशाल्लाह डायनासोर्स मरे थे उसी वक्त, उसी हाल ही वक्त। में, बस उसी साल गए थे। उसी टाइम से। अच्छा। सो आई वांटेड टू बी अ सिंगर, और मैं एक गाना बनाया जो कि लेटर ऑन मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, शहजाद मुगल को। वो गाना लेके ना मैं चक्कर लगाता था कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम्स के। कितने सालों के थे? आई डोंट नो, आई थिंक होगा 17-18 साल का होगा। 17-18 साल के। 90 टाइप कुछ चक्कर था। सो देन मैं बड़ा ख्वार हुआ। फिर एक दिन मैं एक दफ़्तर में बैठा हुआ था, तो वो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि कुछ पैसे दे दें तो आपका काम हो जाएगा। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई करता रहा, बाकी चीज़ें करता रहा। एंड देन वन डे हमने डिसाइड किया मेरी एक दोस्त के साथ कि ये जो टीवी पे चल रहा है ये हम भी करके देखते हैं। सो वी बोरोड मनी और हमने कुछ बनाया एक चैनल के लिए, वो सही बन गया, और बस फिर उसके बाद दिस वाज 92। लेकिन डायरेक्शन इतना कोई आसान काम तो नहीं है कि मतलब हमने सोचा कि हम बना ले तो हमने बना लिया और हमने चैनल पे भी चला दिया। हाँ और नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आपको कहानी सुनानी आती है तो बस फिर आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं कि आपने कैमरा कहाँ रखना है, और वो भी अगर शॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो बस फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल होती नहीं। बट फैमिली की कितनी सपोर्ट थी जब आप मीडिया में आना चाहते? ओह नो सपोर्ट। माई लेट मदर वॉज वेरी वेरी अपसेट। मेरी लेट खाला जो थी, उन्होंने मेरी अम्मी को जो बोला वो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, बस उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा गया, ख़त्म, दिस इज़ इट। अच्छा। और मेरी अम्मी ने बेचारी वो सोच रही थी कि ये डबल मेजर करेगा और 2 मास्टर्स करके कुछ करेगा, कुछ वो ऐसे पढ़ी हुई थी, और मैंने यहाँ बैचलर्स के करीब कहा कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। सो शी सेड देन व्हेन यू कैन नॉट लिव इन माई हाउस। तो बहुत मेलोड्रामा हुआ था। आई डिड नॉट लिव विद हर
ऑन एंड ऑफ फॉर अबाउट 3 years. 3 साल नहीं रहे। 3 साल करियर के जो शुरू के थे वो 3-4 साल में उनके साथ नहीं रहा, फिर शादी हो गई, फिर बेटा हुआ, फिर उनसे दोबारा वो हुआ. शी वॉज वेरी अपसेट. शी एक्चुअली रियलाइज्ड व्हेन जज्बा जुनून केम आउट के जज्बा अच्छा ये वाकई कर रहा है, क्योंकि उससे पहले कोई कुछ बोलता था ना तो लोग पहचानते नहीं थे सोहेल जावेद, क्योंकि मेरे घर के नाम से पहचानते थे. उन्होंने कहा सोहेल जावेद कौन है. तो इट वाज वेरी टफ चॉइस माँ को छोड़ना, लेकिन उस वक्त ज़रूरी था करना. बट फिर आपने लोगों की म्यूजिक वीडियोस बनानी शुरू कर दी, ये क्या कहानी? मतलब खुद सिंगर बनना चाहते थे और फिर आपने सिंगर्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया. वो तो मैंने उसी वक्त आइडिया आई डिडंट वो आइडिया मैंने इसके पीछे क्या ये भी सोच थी कि मैं नहीं कर पाया तो मैं दूसरे को ही मदद कर दूं? क्या इसके पीछे? नॉट रियली. आई थिंक कि मेरा विजुअल साइड ज़्यादा जाग गया था, कि मुझे विजुअल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे. मैं म्यूज़िक वीडियोस देख रहा था, बाहर के चैनल्स आ रहे थे, उनकी हम CDs और टेप्स ला के देख रहे थे. मैंने कहा कि मैं अपना म्यूज़िक को बैक बर्नर पे डालता हूँ फॉर मैनी ईयर्स, और अब इतने साल बाद, 30-32 साल बाद वो वापस आया. एंड आई थिंक कि विजुअल्स मुझे ज़्यादा खुश कर रहे थे, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. कंपटीशन ऑब्वियसली उस वक्त तो इतना नहीं पता था, मगर था ही नहीं. 4 डायरेक्टर्स थे गिन के और हम लीड कर रहे थे, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. म्यूजिक वीडियोस, कमर्शियल्स, ड्रामे, फिल्म, ड्रामाज, हाँ, यस. तो क्या पसंद क्या है? असल में क्या पसंद है? क्योंकि मैंने हमेशा से आपको एक ही बात कही है सोहेल साहब कि यू आर अ फिल्म डायरेक्टर. आप ड्रामा भी फिल्म की तरह बना देते. आपके तो ड्रामे की भी इतनी बड़ी स्क्रीन होती है कि अगर उसी ड्रामे को आप बड़े उस पर सिनेमा में लगा दें तो उसकी विजुअल वही होती है. आई थिंक उस तरह से हम लकी हैं कि चैनल्स और प्रोड्यूसर्स अलाउ करते हैं हमारे पागलपन को. बट फिल्म ऑब्वियसली सबका दिल जो है वो फिल्म में होता है. फिल्म अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड एवरीथिंग. नहीं, बट आप अभी फिर अपनी एक फिल्म के ऊपर काम कर रहे हाँ, हैं. मैं 2 चीज़ों पे काम और कर आप रहा हूँ. उसकी बजटिंग वगैरह और अब इस इन्वेस्टर वाले स्टेज पे पहुंच बट गए हैं. ऑब्वियसली हम स्केल डाउन कर देते हैं चीज़ें. कुछ सिनेमाज आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी. सो आई थिंक म्यूज़िक वीडियोज़ कहना गलत होगा, कुछ मैंने अभी एक म्यूज़िक वीडियो, एक बहुत बड़ी म्यूज़िक वीडियो की थी, एक लॉन्च थी किसी की. सो इट वाज ह्यूज. जितने पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे उसमें थे, राहत, आतिफ वगैरह सब उसके अंदर थे मौजूद. बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं म्यूज़िक वीडियोज़ से थक गया था, बहुत ज़्यादा हो गए थे. मुझे एक टाइम पे 2000 मिड 2000s और लेट 2000s में मुझे भूल जाता था मैं शूट क्या कर रहा हूँ. मतलब मैं सेट पे आता था, मैं असिस्टेंट से पूछता था ये किसका सेट है, क्योंकि कभी कभी दिन में 2-2 सेट्स लगे हुए होते थे हमारे आमने सामने. सो आई थिंक स्टोरी टेलिंग रियली नाउ मेक्स मी हैप्पी. कीप्स मी हुक्ड, कीप्स मी गोइंग यंग. मुझे एज पे रखती है कि कहानियाँ सुनानी ज़रूरी है. आप अपनी औलाद के भी बहुत आशिक हैं. मडी हो गया, माने हो गई, और देन अब उनके स्पाउसेस. तो अमार ये जो and- 4 आपके, सॉरी अमार, हाँ. एक तो मैंने तो हमेशा उसको मडी बुलाया, तो अमार एंड ईमाने एंड देन देयर रिस्पेक्टिव स्पाउसेस. तो ये Yes. चारों जो हैं आपके बच्चे हैं. तो और आप एक कोशिश आपने हमेशा की है कि एक इन्वॉल्व फादर रहें. ऑब्वियसली काम और बाकी चीज़ों में बंदा मसरूफ़ हो जाता है. वो बैलेंस कैसे आपने ढूंढा? क्योंकि आपका अपने पेरेंट्स से एक मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक था, और बहुत है. आपने वो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल, वो जिस तरह पहले होते थे हाँ, डायनामिक्स, conventional और- कन्वेंशन और आर्म्स लेंथ पे, somewhat isolated. आपने अपनी औलाद के साथ बिल्कुल ही मुख्तलिफ ताल्लुक रखा. आपके तो सार्केज़म और आपके मजाक ही नहीं ख़त्म होते. आई थिंक जो अर्ली एज थे, मुझे लगता है कि मैं ऑन एंड ऑफ था उनके साथ, लेकिन मुझे अब इस टाइम पे जाके ये फील होता है कि मैंने कुछ अर्ली चीज़ें उनकी मिस कर दी थी. बहुत ज़्यादा मिस नहीं की थी, बट कुछ मिस कर दी थी बिकॉज आई वाज वर्किंग अ लॉट. मैं हर वक्त काम करता रहता था. तो अब मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, और मेरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि वो कुछ भी बोल देते हैं. तो वो कहते हैं कि नहीं, यू वर, आई मीन, यू नॉट एन एब्सेंट फादर, बट यू वर वेरी बिजी. टाइम आपका सोने जागने का काफ़ी वो होता था. वो काफ़ी लेटर ऑन मेरे टाइम सही हुआ है. सो अब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो अब उसका भी कभी कभी बैकफायर होता है कि वो, मैं ये भूल जाता हूँ कि वो बड़े हो गए हैं. सुना है आप नाना भी बनने वाले हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, यस. आपको बहुत बहुत मुबारक. आई एम द यंगेस्ट नाना इन माई ग्रुप, आई गेस. यू आर द यंगेस्ट नाना इन योर ग्रुप. आई नो वो जो दिस फॉर अ हमारे जो फैक्ट. सारे बट फखर वही वाली वगैरह बात हैं. है ना, देखिए ईमाने ने, और मुझे ये बड़ी प्यारी आपकी बात लगी कि बेटी ने जब कहा कि मैंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, आपने ईमाने की सपोर्ट की, इवन तो आप घबराए हुए थे. मुझे याद है क्योंकि वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट एज वेल, एंड यू सेड
बहुत छोटी है और बहुत झल्ली है, क्या करेगी? और बल्कि मैंने कहा था कि झल्ली मुझे है। सिर्फ ये था कि उसने कभी ऐसी नहीं कि वो कोई नवाब है, बट वो कभी इस तरह से हमने उसको जाने नहीं दिया कि वो है ही नहीं घर पे और वो मुझे अकेली याद है मैनेज वो कर रही बार है। आप लोग ट्रैवल करते थे तो साथ ही करते थे, वरना एक मतलब फादर वो या साथ मदर में से रहती थी, या तो बच्चों के अपनी साथ- माँ के पास होती थी या या मेरे आपके पास पास। होती थी, बट ऐसा नहीं हुआ कि 4 दिन के लिए चली गई और पता नहीं है। सो आई वॉज जस्ट स्केर्ड ऑफ दैट। मैं ज़रा थोड़ा हैंड्स ऑन टाइप, मुझे पता होना होता है कि आप कब घर से निकले हैं, कब आए हैं, अब कहाँ पहुँचे, ट्रैफिक तो नहीं थी। मैं ज़रा पैनिक नहीं करता, आई जस्ट वांट टू नो, सो इफ़ यू कीप मी इन्फॉर्म्ड आई एम तो फाइन। आपने उसको बाहर पढ़ने के लिए भी फिर भेजा माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद जब उसने फैसला किया कि मतलब उसने शादी करनी है एट अ यंग एज, तो उस पर भी आपने सपोर्ट की, जबकि आपके दोस्त अहबाब में बहुत से लोगों ने कहा कि इतनी छोटी है, इस स्टेज पे क्यों करना चाह रही है, अभी तो ग्रेजुएट की है। शी इज़ लाइक इन अ मिड 20s ऑलमोस्ट। भैया आजकल के ज़माने में लोग 30 साल से पहले कौन शादी करता है आजकल? हाँ, मुझे ये लगता है ये उसका फैसला था, हमने कभी उसको कुछ नहीं कहा कि अर्ली स्टार्ट करने का फ़ायदा होता है ज़िंदगी में। आपने भी अर्ली स्टार्ट किया, बच्चे देखे, आपके बच्चों के बच्चे होने वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आपके पास ज़रा एनर्जी होती है, आप हेड्स ऑन लेते हैं चीज़ों को। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट मुझे ये लगता है कि अर्ली स्टार्ट का आपको फ़ायदा होता है। ईमान ने आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस आया जब वो उसने पहला साल गुजार लिया ना इन द यूनिवर्सिटी, और फिर जब मैं उससे मिलने गया और वो ये इंसान जो कमरे से बाहर नहीं आता, ये बाथरूम तक साफ़ करता है, किचन भी साफ़ करता है, खाना पकाता है, बर्तन धोता है, फ्लोर मॉप करता है, कपड़े इस्त्री करता है। दैट रियली, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी वाज अ HT स्टूडेंट विच इज़ हाई डिस्टिंक्शन, बिल्कुल माशाल्लाह। उसने मुझे, शी रियली मेड मी प्राउड कि उसने लाइफ को ऐसे करके ग्रिप कर लिया। और वो छोटी सी है जो चीज़, वहाँ पे फिर मुझे लगा कि आई थिंक इसको फिर इसके डिसीजंस ये खुद ही करे, वैसे भी वो खुद करती आई। पर भैया अमार की अगर मैं बात करूं, जिसको हम प्यार से मडी बुलाते हैं, ही इज़ ऑल्सो माशाल्लाह हाई अचीवर। आप देखें कि उसने इतनी छोटी उम्र पे अपना नाम बनाना शुरू कर दिया माशाल्लाह, है। बल्कि पिछले, मुझे याद है कि 2 साल पहले किसी ने मुझे जब अमार की बात की तो मैंने कहा कौन? कहते वो आप जानती होंगी उसके फादर हैं सुहेल जावेद। मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि यार ये तो छोटा सा था। नहीं, And I he is think, also doing very well. He's very, और आपके नक्शे कदम पे चल रहा है माशाल्लाह से। इज़ अ प्रोड्यूसर, इज़ अ वेरी माशाल्लाह सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। उसका फ़ायदा मुझे, एक जो चीज़ जो उसकी मुझे लगती है ना, कि आई एम ऑलमोस्ट एट ए स्टेज जहाँ नई इंडस्ट्री के आधे लोग जो हैं वो मुझे, वो सुहेल जावेद का बेटा नहीं है, अमार के फादर सुहेल जावेद हो गए। It makes me- yeah. आई एम रियली हैप्पी विद दैट, आई एम गुड, आई थिंक आई हैव स्पेंट इनफ टाइम। तो मुझे उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो अमार के फादर बोलते हैं, कि वो, और काफ़ी, और बहुत बड़े बड़े कामयाब डायरेक्टर्स जो हैं वो उसकी तारीफ़ करते हैं एज ए प्रोड्यूसर, जैसे एहसन रहीम के, इज़ वेरी हैंड्स ऑन। अच्छा, ये बात इसलिए आपसे करना चाह रही थी क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखें, हम लोग बड़े ट्रेडिशनल फादर्स के साथ बड़े हुए। हाँ। आपने बहुत ही यूनिक स्टाइल अडॉप्ट किया, और आपको देख के मैंने ही ये स्टाइल हमजा के साथ अडॉप्ट किया, और अब बाकी दोनों के साथ भी, कि दोस्ती, गपशप, मजाक। बेहतर पेरेंटिंग का स्टाइल आपको क्या बेहतर लगता है? क्योंकि आजकल पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज्ड है। वो कहते हैं कि यार दोस्त बन जाओ तो बच्चे सिर पे चढ़ जाते हैं, ना बनो तो भाग जाते हैं। मतलब लिटरली जैसे ही बड़े होते हैं वो कहते हैं खुदा हाफिज़, ओके बाय, हम जा रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जुनेद जमशेद मरहूम, एक बार अमार बहुत तंग कर रहा था, तो मैं जुनेद के पास गया हुआ था खाना खाने। उसने मुझे कहा कि एक बात याद रखना, तेरा बेटा तेरा दोस्त नहीं है, बट उसको एंगेज कर, जैसे कर सकता है उसके लेवल पे कभी कभी आ जाया कर। आई फील कि दोस्ती एक हद तक ज़रूरी होती है। आपका जो आजकल अगर पेरेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि आप बच्चों को ये बता दें कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, योर चॉइस। ये करोगे तो गिरोगे, उस पर चोट लगेगी, फिर डील भी करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि आपको छोड़ना पड़ेगा। दे विल मेक देयर ओन मिस्टेक्स, वी विल हैव टू डील विद इट। क्योंकि लोग ना इंडस्ट्री वालों पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये फैमिली वाले नहीं होते, इनको सिर्फ ना अपनी मीडिया की पड़ी होती है, अपने काम की पड़ी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम काम ख़त्म करते हैं, घर जाते हैं, और बस फिर हम घर ही के होते हैं। लेकिन ज़िंदगी के आपने थपेड़े भी बहुत खाए हैं। रोज़ खाते, रोज़ खाते, और रोज़ खाते हैं, लेकिन उसके साथ आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं लूज़ किया, आप में बिटरनेस नहीं आई, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कल मैंने इनको 10 दफ़ा कहा, मैंने कहा फ्लू शॉट लगा ले, कहते मैं नहीं लगाता, रहने दो, तुम भी ना लगाओ। मतलब आप बहुत ही ज़ेन हो गए। आप पहले भी चिल थे, लेकिन आप बहुत ही वो और रिलैक्स हो गए, जबकि बंदा इतने जब मसले मसाइल देखने के बाद ज़िंदगी में बड़ा बिटर हो जाता है। आई थिंक अगर हमें ये समझ आ जाए कि वी कंट्रोल नथिंग, कुछ भी नहीं है, पानी का ग्लास भी हमारे कंट्रोल में नहीं है,
हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो अच्छी थॉट रखना है, अच्छा बिलीव, अच्छा यकीन रखना। ये नहीं सब अच्छा है, आज का दिन भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ आई थिंक मेरे बच्चों का भी था, उन्होंने मुझे काफ़ी सीधा रखा है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि सख्ती आपको बेहतर इंसान बना देती है। तो आप जितना इम्तिहान देखते हैं उतनी आपकी खाल मोटी होती जाती है और आप कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जो आपकी बात से टेक अवे कर रही हूँ ना, वो ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ नरम मिजाज रहना और पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के थप्पड़ों से, लेकिन आपने अपने आप को टफ ज़रूर बनाना है। तो अपनी जो बर्दाश्त है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन उसके साथ आपने दूसरों के ऊपर नजला नहीं निकालना। क्योंकि देखिए, यू ऑलमोस्ट डाइड। हाँ, आपको कैंसर हुआ, यस, या और एक दफ़ा नहीं, फिर दूसरी दफ़ा एक और भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ, तो आपके साथ तो हेल्थ के तो बड़े मसले रहे हैं। हाँ, वो एक कुछ उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आई नो बहुत पुरानी बात है और बहुत पहले आपने इंटरव्यूज़ में ये बात की है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ ये बात, क्योंकि बड़े लोगों को जब ज़िंदगी का जीने का एक और मौका मिलता है, उनकी एक तरह से रीबर्थ होती है, तो उनके अंदर मतलब वो एहसास फिर भी नहीं पैदा होता कि यार अब इससे कुछ बेहतर करना है ज़िंदगी में। तो कुछ अपनी जर्नी बताएंगे? बहुत आप बीमार हुए थे, बहुत? हाँ, काफ़ी सिवियर, ट्यूमर साइज बहुत बड़ा था यहाँ किस सीने उम्र पे। थी आपकी उस वक्त? आई थिंक आई वाज 30 समथिंग, 17-18 साल पहले की बात है। और बच्चे आप छोटे? बच्चे छोटे थे, तो बच्चे ऑलमोस्ट अभी अमार 27 के हैं, इमाने 24-25 के हैं, सो अबाउट 18 ईयर्स अगो। सो वो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत रेकलेस ज़िंदगी गुजारा था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अच्छा, पता कैसे चला आपको? सांस आना बंद हो गई थी, ले, क्योंकि वो ट्यूमर हिलता था ना, तो वो रेस्पिरेशन ब्लॉक कर देता था, वो इधर उधर हिलता था बहुत। तो वो भाई साहब घूमते भी थे? हाँ, वो घूमता था, तो अगर मैं उसका इधर नाम रखा कोई? उसका नाम नहीं रखा मैंने। बाद में सोचा कि जब उसको मैंने नहीं देखा था, बट मेरी फैमिली ने जब उन्होंने निकाला तो वो जार में दिखाते हैं कि भाई ये निकाला था अंदर से। सो इट वाज क्वाइट स्केरी। तो आई थिंक मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था इन टर्म्स ऑफ खाना पीना और हेल्थ के हिसाब से। बस कुछ बनने का जुनून था ना उस वक्त? हाँ, तो सो गए, जाग गए, खा लिया, कुछ भी कर लिया। सो जब वो ख़त्म हुआ तो इंस्टेड ऑफ फियर आई थिंक मैं कॉशियस हो गया, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा है। सो उससे बर्दाश्त भी आपकी काफ़ी पक्की हो जाती है कि आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं। और आई थिंक स्ट्रेंथ ये होती है कि जब आप पीपल हु डोंट लव यू, यू लव देम बैक रिगार्डलेस। कि कोई आपको प्यार करे या ना करे, ना करे, आप करते जाएं। डज नॉट ये क्योंकि ना हर इंतजार इंसान करें। का अपना ज़र्फ होता है ना। हाँ, हर इंसान का अपना ज़र्फ है। और जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में व्यूअर्स जब बात कर रहे थे कि लोगों के काम आने की, आज का टॉपिक भी एक्चुअली सुहेल जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा, क्योंकि कहने को ही इज़ मतलब एक करियर, एक बिजनेस, व्हाटएवर, लेकिन मैंने इनको ऐसे ऐसे यंग आर्टिस्ट की सपोर्ट और हेल्प करते हुए देखा है जहाँ पे उनका क्या बजट होगा, अपनी जेब से उन्होंने खर्च करके उनको हेल्प किया लॉन्च करने में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, हर बंदे ने अपनी ही कब्र में जाना है, किसी की कब्र में नहीं जाना। जितने अच्छे अमाल जमा कर सकते हो उनको करके चले जाओ, आगे फिर देखी जाएगी। छोटी सी ब्रेक लेंगे आपकी इजाज़त से। ब्रेक के बाद हर साल सालगिरह तो चले इनकी और मेरी एक ही है 7 जनवरी, लेकिन एक और सालगिरह भी मनाई जाती है। मैंने वो भी आसपास है, 7 नवंबर। वो 7 नवंबर है। 7 नवंबर, 7 जनवरी। इस पे हमने बात करनी है ब्रेक के बाद, और इनकी शो रील भी हम आपको दिखाएंगे ब्रेक से आते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सुहेल जावेद इज़ विद अस। वैसे तो इनकी शो रील में बहुत सी चीज़ें हैं, बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ब्रांड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो हमने ऐड सारे निकाल दिए बीच में। अच्छा, मुझे ये बताइए साहब कि जब हमने अभी ब्रेक से पहले एक टीज़र दिया अपने व्यूअर्स को कि भाई 2 सालगिरह मनाई जाती हैं, एक 7 नवंबर को, एक 7 जनवरी को। 7 जनवरी को तो आप एक्चुअली इस दुनिया में आए थे जी, पूरे के पूरे। तो 7 नवंबर को क्या हुआ था? 7 नवंबर को कैंसर फ्री हुआ था। सो दैट एपिसोड वाज लाइक द चांसेस वर कि शायद ना आए वापस, तो आगे तो आगे आई सेड। सो सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, आपको लाइफ सेलिब्रेट करनी चाहिए हर रोज़, जिस तरह भी आप कर सकें। चाहे आप एक गुलाब जामुन खा के सेलिब्रेट करें, खुश रहें, जिससे कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस कंप्लेन ना करें। मुझे ये बताएं कि अपने ज़िंदगी के अगर हम लाइफ लेसन्स की बात करें
तो क्या सीखा है आपने अभी तक? क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि इंसान मीडिया में काम करता है, ये होता है वो होता है व्हाटएवर, एंड आपने मतलब कुछ जनरली काम की चीज़ें सीख ली। ज़िंदगी के थपेड़े भी सीख आते वो होते हैं तो वो भी हम सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो क्या हैं? एक तो ज़िंदगी जिएँ, खुश रहें, व्हाट एल्स? ये तो अभी हम कर चुके हैं कि एक तो ये कि खुश रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें। फिर जब आपको ये समझ आ जाती है कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करते, तो आप सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं। और अगेन आप जिस दिन आपको ये लगता है ना कि आज का दिन नहीं गुजरेगा, और जब वो दिन गुजर जाता है और आप ठीक होते हैं, तो वो दिन आपको फिर बताता है कि आप क्या हैं। ये अब समझ आने की बात है, पहले समझ नहीं आती थी कि पहले आपको लगता था हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, और काम के पीछे इंसान भागता था उस वक्त। काम दे दें ये वो। आप अगेन हमारी बिलीफ जो है ना वो हैव नॉट की हैं कि है नहीं मेरे पास, मुझे दे दें। अगर आपकी ये बिलीफ हो कि है मेरे पास, तो देन योर ज़ेन। जैसे कि यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक लंबे अरसे तक काम नहीं करता, बट आई एम फाइन, मैं कुछ और कर रहा होता हूँ, खाने पका रहा होता हूँ, ये कर रहा होता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि बाय चॉइस के 2 हफ्ते काम नहीं करना। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी बहुत सिंपल बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा। आप कोई 3-4 कनाल के घर में नहीं रहते, आपके ये वाले मसले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल खाली। डायरेक्टर्स तो बहुत भूंभा की ज़िंदगी गुजारते हैं। आई थिंक मैंने बहुत अर्ली ऑन हर चीज़ देख ली, शोर शराबा, पार्टीज़, ये वो, गाड़ी जो चलाना चाहता था चला ली। तकरीबन ट्रैवलिंग बहुत की आपने। आई वुड से कि 95% चीज़ें मैं देख के एक्सपीरियंस करके कर चुका हूँ, और मुझे समझ ही आया कि ये सब एडिशनल स्टफ है। बेसिक ये मेन इवेंट नहीं है। आपको अंदर से खुश होना चाहिए, वो मेन इवेंट है। तो अंदर से खुश आप दाल चावल खा के भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपके स्टूडियो में पालक बन रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, पालक सोच रहा हूँ। दैट्स अबाउट सिंप्लीफाई करने में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि उस कंपैरिजन और कंप्लेन डिमिनिश हो गई, ज़ीरो हो गई। नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन। लेकिन आप जैसे लोगों को हजम मुश्किल होते हैं ना। हाँ, मेरे बच्चे अभी कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि हमारे अब्बा हकीम बन रहे हैं, कि उसमें कम्प्लीटली हर्बल हो गया 19 से अब तक, और जड़ी बूटियों में। और वो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद आप पागल हो सही रहे हैं। शो पे बैठे हैं, हम यकीन जड़ी बूटियों पे करते हैं। हाँ, सिर्फ जड़ी बूटियाँ, बिल्कुल मेडिसिन को हाथ नहीं लगाता। नहीं, हम मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन मतलब अगर डॉक्टर कहे तो आई थिंक नेचर में हर चीज़ का इलाज है, और बाकी इलाज अंदर है, खुद कर ले। आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट ग्रे है, उसकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई हुई है। हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और यूनिक ही किया है आपने। सो हमने अभी एक प्राइवेट चैनल के लिए हमसे मुराद आपने और आपके प्रोडक्शन हाउस। जी, वंडरलैंड ख़त्म किया, विच वाज अबाउट फिल्म मेकिंग, वो भी सीरीज़ थी। अब ग्रे आ रही है, विच इज़ अबाउट सोशल इशू। एक डिजिटल हम फिल्म पे काम कर रहे हैं, और एक फीचर है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल फॉर 24 इंशाल्लाह। और मेरा EP एल्बम जो कि है, बिकॉज वो जो 30 साल पहले की जो ख्वाहिश थी वो मैं अब पूरी कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड खाना बदोश, इट हैज़ 4 ट्रैक्स, और वो 4 चैप्टर्स हैं मेरी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट, जो मैं कवर कर रहा हूँ उसमें। तो उसकी भी वीडियो पे जाएंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे, उसका क्या प्लान है आपका? क्योंकि I देखिए think- ना, वो अब तो आप इस चीज़ के मोहताज नहीं है कि किसी चैनल पे जाना है और कहना है कि चला दो भाई। जो पहला गाना था वो आ और चुका है। इस एज और इस स्टेज पे, आई मीन दिस इज़ नॉट मी ट्राइंग टू बी एन एजेस, बट ऑब्वियसली मतलब सिंगिंग की जब बात करते हैं तो यूजुअली 22, 23, 25 साल की उम्र पे शुरू किया, और फिर मतलब यू नो इस स्टेज पे बंदा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है, तो आप तो बिल्कुल ही एक नई चीज़ के अंदर हाथ डाल रहे हैं एक तरह से। तो इरादा ये था कि जब मैं 50 का होऊंगा, जो कि मैं हो गया, आई विल डू एनीथिंग इन एवरीथिंग। तो मैं शार्क्स को खाना खिलाने भी गया, स्कूबा करने भी गया, स्काई डाइविंग कर रहा था, लेकिन वो बेटी ने मना कर दिया, और इस तरह की सारी चीज़ें कि फिर ये एल्बम भी उसमें एक ख्याल आया कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। बिकॉज मैं खुद लिखता हूँ, कंपोज मेरे लिए वेरी काइंड एंड वेरी टैलेंटेड मैन एहसन परवेज़ मेहदी साहब के साहबजादे हैं, बड़े कामयाब प्रोड्यूसर हैं वो। ही इज़ काइंड इनफ टू गिव मी हिज म्यूज़िक। एक्सप्रेस करने का तरीका है कि जैसे भी अपनी बात बाहर निकाल दें। पहला गाना जो था वाज अ लिरिकल वीडियो, अभी हम सेकंड वीडियो कर रहे हैं, विच इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग, देन आई एम डूइंग a spiritual number, and then I'm doing a lorry for my grandchildren.
हाउ वंडरफुल। तो मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, बहुत से टर्निंग पॉइंट्स आए, फेम को, क्योंकि आपको बहुत छोटी उम्र पे बहुत इज्जत मिली है, आपने मेहनत बड़ी की है, बीमार भी हुए और भी चीज़ें हुई, आप बाहर भी शिफ्ट हो गए एट वन पॉइंट कुछ अरसे के लिए, जब पाकिस्तान के हालात में कुछ मामलात ऐसे हो रहे थे, टेररिज्म सिक्योरिटी के मसाइल थे, आप बाहर भी गए, तो आपने हर स्टेज पे फैमिली को प्रायोरिटी पे रखते हुए डिसीजन लिए, वरना उस वक्त आप पीक पे थे, आप आराम से बैठ के अपना काम करते रहते, Absolutely. देखी जाती, बट आपने जो भी किया बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से किया और फिर वही वाली बात, वापस आ गए। अच्छा, जब बाहर गए तो वापस क्यों आए? आई थिंक चले तो गए, वो तो समझ आती है, क्योंकि बहुत से लोग उस दौरान शिफ्ट हुए थे, बट वो वापस नहीं आए। एक तो आई थिंक मुझे लग रहा था कि मेरा फैमिली स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पा रहा, मुझे ये भी डर था कि मेरे बच्चे डिवाइड हो जाएंगे कहीं पे, सो इसलिए, और ऐसा नहीं था कि मैंने उन पर थोप दिया वापस आना, हमने ये डिस्कस किया और फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली हम वापस आ गए। बिकॉज मुझे लगा कि ये जो जितना भी कुछ देखें, एक आपको ये बात समझनी पड़ती है कि कोई बच्चे, चाहे पाकिस्तानी बच्चे भी हों, एक हद तक आपके पास होते हैं, उसके बाद आपको हमजा से पूछना पड़ता होगा कि वो क्या कर रहा है, अवेलेबल है कि नहीं है, यू नो, कैन वी हैव फूड टुगेदर। तो जितना टाइम आपको मिल जाए आप वो गुजार लें, बिकॉज वही टाइम आप चेरिश करेंगे। अच्छा, और ये बताइए कि फेम को, कामयाबी को संभालने का तरीका क्या है? क्योंकि आपके अंदर मैंने हमेशा आजिज़ी देखी है। ज़्यादातर लोग जिनको आप पहले जानते थे, जो शायद उस वक्त स्ट्रगलिंग के स्टेज पे थे या स्ट्रगल के स्टेज पे थे, वो जब कामयाब हो जाते तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। तो कामयाबी को संभाल, क्योंकि कामयाब होना मुश्किल काम नहीं है, कामयाब रहना और कामयाब रहने के साथ अपनी इज्जत करवाना आसान काम नहीं है। यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री जिसकी हर कोई इज्जत करता है। आई थिंक यू गॉट स्टे हम्बल नो मैटर व्हाट। मुझे जज्बा जुनून सुपर डुपर हिट हो गया था, मैं बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और आपका फ़ोन ही नहीं बजना रुकता था। सुपर डुपर हिट था क्योंकि वो पहला ब्रांडेड वीडियो ऐसा था जो 200-300 बार चला था, धज्जियाँ उड़ गई थी लोगों की। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अच्छा, हाँ, मेरा फ्यूज़ ऑफ हो गया था कि क्या बात है, मैं ज़रा थोड़ा सा। उसके अगले साल हमने एक वीडियो की एंड दैट डिडंट वर्क एट ऑल, इट वाज अ ब्रांडेड वीडियो फॉर अनदर क्लाइंट, वो बिल्कुल भी नहीं चली। तो इंस्टेंटली मुझे एक बहुत अच्छे साहब मिले, वो एक हमारे दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम सर नीचे कर लो अपना, दिस इज़ अ गुड साइन कि ये नहीं चला है, इसी वक्त अपना सर नीचे कर लो। तो उसके बाद जब आंखों के सागर और चल रहने और ये सारे इस तरह के गाने जब हिट होना शुरू हुए, तो अब मेरा तब ठहराव आ चुका था। हाँ, सो अब मेरा स्टैंडर्ड ये है कि अगर मुझे कोई फ़ोन करके कहता है अरे भाई आप तो जुगन काजिम के साथ काम कर रहे हैं, बोलता हूँ कौन जुगन काजिम, आप नहीं कर रहे जुगन के साथ काम? नहीं, आप शूट पे नहीं है? नहीं भाई मैं तो घर पे हूँ। तो अब मैं बोलता ही नहीं, मैं खामोश रहता हूँ। एक चुप 100 सुख। नथिंग, आई डोंट से एनीथिंग अबाउट माई वर्क, आई जस्ट कीप क्वाइट, काम करता हूँ और बस चला जाता हूँ। सोशल मीडिया पे जो डालना होता है डाल देते हैं। आपका एल्बम कब आ रहा है और हम आपको शो पे कब बुलाएंगे एज अ सिंगर नाउ? ओह गॉड, नहीं। सो वो सिंगर, वो गाने जो हैं, ये गाने जो मैं कर रहा हूँ, पहला तो ट्रैक आ चुका है, सेकंड अभी आ रहा है, न्यू ईयर से पहले लोरी जो है वो पहले आ जाएगी, और देन द स्पिरिचुअल। सो बाय मार्च 24 सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इट्स अ EP, 4 गाने हैं उसके अंदर। आप कभी मुझे किसी वीडियो में नहीं देखेंगे, कहीं पे गाता हुआ नहीं देखेंगे। ये मैंने कम्प्लीटली, मुझसे जो मेरा लेबल है साइलेंट रोर और मेरे जो डिज़ाइनर हैं एहसन शामी, उन्होंने मुझसे पूछा क्यों कर रहे हो अब? मैंने कहा सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई थिंक मैं इतना ज़्यादा काम कर चुका हूँ 30-32 साल कि अब मेरे जो मुझे खुश करता है मैं वो करता हूँ। मतलब अब इससे ज़्यादा क्या माशाल्लाह का, मतलब मैं पालक पकाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इंस्टेड ऑफ। तो मैं पालक पे नज़र भी डाल देती हूँ। जी शेफ नूर जी, हमारा ये तो रेडी है, लेकिन चावल थोड़े से हमने दम पे लगाए हुए हैं। थोड़े से लगाए में या ज़्यादा लगाए हैं? थोड़ी सी हम तो रज के खाना चाह रहे हैं, जी तो थोड़े बिल्कुल से रच चावल के खाएंगे। 2 मिनट का बस इसका वो है दम, और बाकी हमारी पालक जो है वो रेडी है। चले, वंडरफुल, थैंक यू सो मच शेफ नूर। क्योंकि ऑब्वियसली दम पे तो चावल लगे हैं, लेकिन अगर हमने अब शो को कंक्लूड ना किया तो हमारा दम निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एज यूजुअल। आपका खाना स्मेल्स लवली एंड इट विल प्रॉब्ली टेस्ट वंडरफुल एज वेल। सोहेल भाई, पार्टिंग वर्ड्स क्या कहेंगे? आई थिंक यकीन अच्छे रखें एंड डोंट स्टॉप लविंग, जस्ट डू दैट एंड you'll be fine, you'll be happy, you're happy, you're healthy। ये है मोटो रोज़, हर वक्त, हर सेकंड का। यू नो व्यूअर्स, यही तो बात है। एट द एंड ऑफ द डे हम ये भूल जाते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं और हमारे पास क्या बेनिफिट्स और क्या पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में है। हमारा फोकस हमेशा उस चीज़ पे होता है जो हमारे पास नहीं होती। तो अगर महरूमियों की बात करें तो हज़ारों करोड़ों हैं, लेकिन
अगर आप एक कामयाब इंसान बन ही जाते हैं, जैसे कि सोहेल जावेद ने बड़ी ब्लंटली बात की कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, फिर मैंने अपने आप को सेट भी कर लिया, और वो सेट फिर खुद इंसान कर ले तो बेहतर होता है। पब्लिकली अगर सेट आप होते हैं तो वो ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग चीज़ हो जाती है। सो अपनी फैमिली से प्यार करें, अपने बच्चों के दोस्त बने या दोस्त बनने की कोशिश करें, लेकिन जैसे कि मैं अक्सर हमजा को कहती हूँ कि बेटा आई एम योर फ्रेंड, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हारी माँ हूँ, ये फ़र्क ना भूलना। तो उस बैलेंस को ढूंढना, अपनों को साथ लेके चलना, जो कामयाब नहीं हैं उनकी कामयाबी की जर्नी में उनकी सपोर्ट करना, यही चीज़ें हमारा मेरिट शो करती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। हैव इज़ इम्पॉर्टेंट, हैव नॉट इज़ नथिंग इन द पास्ट, डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। अभी की बात करें, इस लम्हे की। और इसी पॉजिटिव नोट पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। मेहरबानी है इस वीकेंड पे कम से कम अभी का ही सोचें, अच्छा लगा तो फिर ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारिएगा। थैंक यू सो मच सोहेल जावेद, Thank you. एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू। और हमारी शेफ़ का बहुत शुक्रिया, हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज शो में हिस्सा लिया उनका शुक्रिया। हैव अ लवली वीकेंड व्यूअर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।